हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे पता है इस वीडियो को लोग सारे देश से देखेंगे जो लोग हिंदी समझते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, कि आईयूएस की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिकली क्या पूछा गया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको एक छोटी सी विचारधारा बता देता हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपको आईओएस के लिए, आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रख रहा है, तो उसकी जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले वो आपको स्विफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। आपको स्विफ्ट लैंग्वेज की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, तो जाकर आप जरूर देखिए। स्विफ्ट के वेयर कैसे है, लेट कैसे है, क्लास और स्ट्रक्ट में डिफरेंस कैसे है, कोडेबल क्या नई चीज आई है, ठीक है, 5.5 में क्या नया आया, 5.0 में क्या था। तो ये सारी की सारी चीजें लैंग्वेज के अंदर आएंगी कि हाँ स्विफ्ट में क्या क्या चीजें हैं और आपको क्या क्या आती हैं। नंबर 2, नेटवर्किंग। मतलब अगर आपको सर्वर से कोई डेटा लेकर आना है, ठीक है, या आपको कोई सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, तो वो कैसे होगी, किन किन तरीकों से होगी। NSURL सेशन हो गया, अलमो फाइल हो गया, इन सब के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि हाँ इन सब के बारे में आपको बेसिक डिटेल है या नहीं है। गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, कोई आपने रिक्वेस्ट भेज दी तो उसको बीच में बंद कैसे करना है, फर्ज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें नेटवर्किंग के अंदर आती हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसका सबसे पहला पन्ना ही लॉगिन वाला है, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी डिटेल भेजनी है, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड सेंड करना है सर्वर को कि हाँ मेरा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, आप चेक करो और मेरे को ऑथेंटिकेट करके दो कि हाँ क्या मैं सही यूजर हूँ या नहीं हूँ। तो नेटवर्किंग का इस जगह पे इस्तेमाल होता है। स्विफ्ट लैंग्वेज का कोड को लिखने में इस्तेमाल होता है। आपको स्विफ्ट लैंग्वेज आएगी तभी तो कोड लिखिएगा ना, बिना लैंग्वेज जाने कैसे लिख दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंकरेंसी की। कंकरेंसी देखो, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आपके घर पे शादी है, ठीक है, मेरे घर पे शादी है, तो क्या करते हैं कि मेरे पापा जो है ना, जितने भी मेरे आसपास के भैया हैं, कजन ब्रदर, सबको बुला लेंगे। चाचा के, ताऊ के, मामा के, बुआ के, और जो पड़ोसियों के हैं वो सबको बुला लेंगे। ऐसे भरोसेमंद इंसानों को बुला लेंगे जो कि मेरे पापा के बिहाफ पे या मेरे बिहाफ पे काम कर सकें। कहीं से सब्जियां लेके आनी है, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, कहीं से रिश्तेदारों को लेके आना है। ऐसा होता है ना कि जब भी घर पे कोई बड़ा फंक्शन होता है तो कम से कम अपने 8-10 लोग बुला लेते हैं। कोई कार्ड बांटने वाला हो गया, कोई हलवाई के पास खड़े रहने वाला हो गया, कोई सब्जियां लेके आने वाला हो गया। तो ऐसा क्या है कि काम हमारे पास बहुत होते हैं और उन कामों को करने के लिए अपने एक एक बंदा असाइन कर देते हैं। ठीक है, राजू तू सब्जी वाला काम कर देना, श्याम तू इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर देना। इसी तरह से कंकरेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप अलग अलग थ्रेड से, अलग अलग, मैं ये कहूंगा कि प्रोसेसेस से आप अपना ये काम करवाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन हैंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप फेसबुक की एप्लीकेशन खोलते हो, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहली एक API कॉल होती है जो कि आपकी प्रोफाइल लेके आती है, दूसरी जो फीड लेकर आती है, तीसरी आपसे रिलेटेड जो इंटरेस्टेड चीजें होती हैं वो लेकर आती है। ऐसे कम से कम 5 से 10 API कॉल होती होंगी जो ये सारी चीजें लेकर आती हैं। तो इस कंकरेंसी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कंकरेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो NS ऑपरेशन क्यू, NS ऑपरेशन या फिर डिस्पैच क्यू, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंकरेंसी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। आपका जो कोड है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, जो मोस्टली अभी जो आर्किटेक्चर पैटर्न्स चल रहे हैं वो इस समय वाइपर जो है ना, क्लीन कोड उसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा चल रहा है। सभी लोग वाइपर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है, समझ आ जाएगा। वाइपर है, MVVM है, MVC है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो ये सारी चीजें आपको ये जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर आएंगी। और आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ आप जो कोड लिख रहे हैं उसका बेस क्या है। कल को कोई नई चीज ऐड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कोड को अपने को हिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आइटम आता है वो आता है अपने डेटा को सेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर लोकली सेव कर रहे हैं तो किस किस तरीके से सेव कर रहे हैं, कौन से वेज हैं डेटा को सेव करने के लिए। मोस्टली iOS में SQLite, कोर डेटा, ये दो चीजें यूज होती हैं। या तो OpenSQL होती है जिसमें सीधा ही क्वेरी फायर कर देते हैं कि हाँ भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस डेटाबेस।
आगे बढ़ जाओ, या फिर कोर डेटा से जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है डेटा को एक्सेस करने का, जो कि बहुत इजी भी है, बहुत आसान भी है। लेकिन कई बार कुछ एप्लीकेशंस, जैसे पूरे शहर का डेटा लेके आना है, पूरे शहर में कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग कारपेंटर का काम करते हैं, कितने लोग जो है मजदूर का या लेबर का काम करते हैं, तो इस टाइप की एप्लीकेशन में अगर कोई इंसान कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि हाँ इस टाइप की एप्लीकेशन है, तो आप अपना कोर डेटा जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी कोर डेटा की। अलग अलग थ्रेड से कैसे डेटा को एक्सेस करना है, जो कि आपका लोकली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोर डेटा की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, जो कि वो लोग चाहते भी हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है वो चाहते भी हैं कि आपका कोर डेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको लोग ना लाइटली ले लेते हैं, वो होती है टेस्टिंग। दोस्तों, टेस्टिंग आज से 7-8 साल पहले लोग इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे आई, ये बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि हर डेवलपर जो है इसको इस्तेमाल करने लग गया और इसकी जो फायदे हैं वो उठाने लग गया। इससे क्या है कि कोड की ना सबसे पहले क्वालिटी पता चलती है कि हाँ अपनी कोड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर कोड क्वालिटी अच्छी है तो टेस्ट केसेस बड़ी आसानी से लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फंक्शनैलिटी टेस्ट बड़ी आसानी से हो जाती है। कई बार क्या होता है, बैकएंड से जो बैकएंड के लोग होते हैं वो एपीआई में बिना बताए कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है, या उनसे गलती से मान लो फॉर एग्जांपल चेंज हो गया, कहीं उन्होंने कोई फ्लैग इज फॉल्स जो था, कहीं उन्होंने कोई फ्लैग जो ट्रू देना था वो फॉल्स दे दिया, या फिर कोई वैल्यू जो बूलियन देनी थी उसको उन्होंने स्ट्रिंग दे दिया। उनके यहाँ से तो छोटी सी गलती हुई, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट अपनी एप्लीकेशन पे पड़ा, अपनी एप्लीकेशन पे कुछ फीचर्स चलने बंद हो गए, या फिर अपनी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। उस केस में जो अपने टेस्ट केसेस होते हैं वो हमें एक डेवलपर को हमेशा बचा लेते हैं। डेवलपर के पास ये एक बहुत अच्छा टूल है, वो अपने सीनियर्स को, अपनी कंपनी को कह सकता है कि देखो इस रिस्पॉन्स पे मेरे ये वाली एप्लीकेशन, ये वाला फीचर काम कर रहा है, विच मीन्स मेरी एप्लीकेशन अभी भी सही है, कोई ना कोई दिक्कत है जो कि बैकएंड से है, ठीक है। तो वहां पे टेस्टिंग जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये वाला जो मैंने काम किया है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही चल भी रहा है। तो टेस्टिंग इन चीजों के लिए यूज होती है, प्लस कोड रिफैक्टरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। कोड रिफैक्टरिंग मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को स्केलेबल बनाना है, लंबे समय तक आपको दिख रहा है कि अपने को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो उसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके ऊपर आपको रिफैक्टरिंग टाइम टू टाइम करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जैसे ही कोई नया फीचर आया झट से आपने इंप्लीमेंट कर दिया। रिफैक्टरिंग पे टाइम तो लगता है, लेकिन फायदे बहुत होते हैं इसके। अच्छा, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि पहले 10 साल पहले क्या होता था कि हम अपने मशीन से एक बिल्ड बनाते थे और डायरी पे इंस्टॉल कर देते थे और ओपन लिंक शेयर कर देते थे कि हाँ भी इस लिंक को क्लिक करो अपने आईफोन में और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना कोड करके पुश किया ना गिटहब पे, तो ऑटोमेटिकली बिल्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कितना आसान है, इसमें किसी एक इंसान को बिल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके और भी फायदे हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस भी रन हो जाते हैं। इसके अंदर जो लिंट के इश्यूज है, मतलब आपने जैसे कोडिंग में कोई लिखने में कोड आपका इंटेंट नहीं है, ठीक है, कोड अच्छे से रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में आपको बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने 5-6 चीजें या इवन 7 चीजें जो आपको बताई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक मेन चीज सोचो, अगर अपने घर पे कोई काम वाली रखते हैं जो कि सफाई करे या बर्तन धोए, तो अपने ये चीज सोचते हैं ना कि वो टाइम कम लगाए, नंबर 1। नंबर 2, वो जहां से सफाई कर रही है वो सफाई अच्छी करे, ठीक है। नंबर 3, साबुन का ज्यादा गलत प्रयोग ना करे, ठीक है। नंबर 4, और अपना कहना माने, ठीक है, जिस चीज की अपने को जरूरत है वो काम करके दे, राइट। तो ये सारी चीजें ना, जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयर को हायर करते हैं, तो ये 5-6 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो चेक करते हैं कि हाँ इसको स्विफ्ट की ऑब्जेक्टिव सी की नॉलेज है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव सी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ पुराने प्रोजेक्ट हैं जो कि पिछले 10 साल से चल रहे हैं, तो उनमें ऑब्जेक्टिव सी, पुराना कोड जो है वो ऑब्जेक्टिव सी में है, जो नया कोड लिख रहे हैं वो स्विफ्ट में लिख रहे हैं। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सी उसको स्विफ्ट आनी चाहिए, स्विफ्ट तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नेटवर्किंग की, कोर डेटा की, कंकरेंसी की, आर्किटेक्चर की, टेस्टिंग की और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की। ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। और माफी चाहता हूँ कि बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में बहुत पहले से था, लेकिन इतना हौसला नहीं था कि यार मैं इस काम को करूँ,
ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने ये हौसला दिया है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस जो हैं iOS पे या इंटरव्यू कैसे इसके क्रैक करें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरा पूरा एफर्ट है कि आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपको फायदा ही मिला होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।